टू माई यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 9 जो कि है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इन वीडियोस में मैं आपके साथ 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिसमें वो 20 एमसीक्यू आपके चैप्टर के ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के एमसीक्यूज़ की वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है एमसीक्यूज़ की वो हर चैप्टर की हो पाए। साथ ही साथ मैंने इससे पहले क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड वर्कशीट्स भी डिस्कस की हैं, जिसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के, जो आपके 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके आंसर्स कैसे करने हैं और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन वगैरह आपको लिखना है, वो वर्कशीट्स भी डिस्कस की हैं। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीपल हु शो न्यूरोसिज्म। जो लोग अपने बिहेवियर में न्यूरोसिज्म शो करते हैं, उनके अंदर क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कैसा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। ए सैडनेस, बी मूडीनेस, सी इमोशनल इनस्टेबिलिटी या डी ऑल ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये सभी आपके न्यूरोसिज्म पर्सनालिटी को शो करते हैं। न्यूरोसिज्म का मतलब आपका होता है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा मूडीनेस है, बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मूड स्विंग्स वाला पर्सन है, या थोड़ा हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोलेबल या इमोशनली अनकंट्रोलेबल पर्सन जो होता है, वो आपका जनरली न्यूरोसिज्म में आता है। इसीलिए यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर टू डेलिबरेटली इंजर द बैट्समैन और टू शेक अप हिज कॉन्सेंट्रेशन कम्स अंडर। अगर एक बॉलर सामने से बाउंसर थ्रो कर रहा है और वो सामने वाले बैट्समैन के कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा कम करना चाहता है, तो यहाँ पे वो किस तरीके का एग्रेशन यूज़ कर रहा है। हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, असर्शन। ये असर्टिव होगा, असर्टिव एग्रेशन या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी हॉस्टाइल एग्रेशन होता है, जो कि आपका थोड़ा कहा जाता है कि नेगेटिव है, बट थोड़ा बहुत ये रिक्वायरेबल आपका होता है स्पोर्ट्स में, तो शो किया जाता है इसे। तो हॉस्टाइल एग्रेशन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ असर्टिव बिहेवियर बट इट्स मैंडेटरी टू डिफेंड टारगेट। जो स्लेजिंग है वो आपका असर्टिव बिहेवियर का पार्ट होता है, और ये किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक मैंडेटरी काम होता है। अब स्लेजिंग क्या होता है? स्लेजिंग का मतलब होता है किसी भी तरीके का आप सामने वाले पर्सन को जो बिहेवियर दिखा रहे हैं वो किसी तरीके का भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उसका ध्यान हटाने की कोशिश करें, कुछ उल्टा सीधा उसको बोल दें जिससे वो थोड़ा माइंड उसका डाइवर्ट हो जाए और गुस्से में उसका ध्यान ज़्यादा लग जाए अपने फोकस से हटके, तो वो चीज़ आपकी स्लेजिंग कहलाती है। तो जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है, आपके स्पोर्ट्स में कहा गया है। असर्शन हमें ये दे रखा है, रीज़न इसका हमें दे रखा है असर्टिव बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। और असर्टिव बिहेवियर का मीनिंग हमें दे रखा है कि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है। तो यहाँ पे रीज़न तो सही है, जो आपका असर्टिव बिहेवियर होता है वो जनरली अगर कोई असर्टिव एग्रेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट ही पैदा करना चाहता है वो सामने वाले ओपोनेंट के दिमाग में। बट यहाँ पे स्लेजिंग को जो मैंडेटरी कहा गया है, तो मैंडेटरी नहीं होता है। आप स्लेजिंग यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा इसको कहा जाए कि अगर पॉइंट प्रूव हो गया कि सामने वाले ने कुछ गाली गलौज किया या कुछ ऐसा कहा है, तो उस पर फिर एक्शंस होते हैं। तो आप अपने टारगेट को हमेशा जीतने के लिए स्लेजिंग ही यूज़ करेंगे, तो ये सही नहीं होता है। सो इसीलिए आपका जो रीज़न है वो बिल्कुल असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोशल ऑस्ट्रेसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन। जो आपका सोशल ऑस्ट्रेसिंग है, ऑस्ट्रेसिंग का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना सामने वाले पर्सन को,
तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एग्रेशन, इनमें से किस एग्रेशन का एग्जाम्पल है आपका सोशल ऑस्ट्रेसिंग? असर्टिव, डायरेक्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, असर्टिव बिहेवियर जो है या असर्टिव एग्रेशन जो होता है वो आपका सोशल ऑस्ट्रेसिंग यानी कि एक तरीके से सामने वाले ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है। सो इसीलिए असर्टिव बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, recall of previous successful performance for the preparation of further competition is a process of, पुराने सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को याद करना जिसमें पर्सन जीता था या पुराने अचीवमेंट्स को याद करना आगे के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए अगर कोई पर्सन ये कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशल स्टेटस, गोल सेटिंग, सेल्फ टॉक या मेंटल इमेजरी? सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, मेंटल इमेजरी कहते हैं। वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि उसने क्या क्या अचीव किया था, तो वो अपने उस पुराने अचीवमेंट से इनकरेज होके अपने आगे फर्दर फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पे मेंटल इमेजरी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, assertion a sprinter should have clear image of target before starting his running on track। एक जो स्प्रिंटर है वो अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाता है कि उसे क्या टारगेट अचीव करना है, उसे रनिंग ट्रैक पे कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, वो दौड़ने से पहले थोड़ा सोचता है उसके बारे में। रीज़न इसका दे रखा है, इन स्पोर्ट्स गेम हैज़ प्ले एंड विन इन देयर माइंड बिफोर द मैच ऑफ द प्लेयर एंड कोचेज बिकॉज इमेजिनेशन ऑफ माइंड इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट ऑफ अपकमिंग सक्सेस। स्पोर्ट्स में आप खेलने से पहले अपनी जीत तक का जो सफ़र होता है उसको अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। इससे एक आप अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि आपको क्या और कितना किस हिसाब से कैसे अचीव होगा आपका गोल। तो इसमें आंसर जो है आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखी है। ऊपर हमें एक दिया है कि स्प्रिंटर दौड़ने से पहले अपने रनिंग ट्रैक में स्टार्ट होने से पहले, रेसिंग को स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, और नीचे हमने बताया है कि वो क्या इमेजिन कर रहा है, एक्चुअली वो क्या चीज़ एनालाइज कर रहा है। तो वो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है अपने दिमाग में जीतने तक का। तो बिल्कुल दोनों सही हैं आपकी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्म सेल्फ एस्टीम। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेल्फ एस्टीम के लिए सबसे ज़्यादा सही है? सेल्फ एप्रिसिएशन, सोशल इंटरैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन और सिंपैथी फॉर अदर्स। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सेल्फ एप्रिसिएशन। आपको ऑलमोस्ट सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कुछ आपको सेल्फ एस्टीम से मैचिंग लगेंगे, बट सेल्फ एप्रिसिएशन आपका बेस्ट होता है ऑप्शन सेल्फ एस्टीम के लिए, जो सेल्फ एस्टीम के मीनिंग को ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है एक खुद के ऊपर विश्वास एक रखना, तो वो चीज़ आपकी, या खुद के ऊपर एक थोड़ा घमंड टाइप रखना जो कि एडजस्टेबल हो, यानी कि नेगेटिव नहीं, तो उसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे रखना, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? सेल्फ एप्रिसिएशन। खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि एक मोटिवेशन लेवल बढ़े, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ एस्टीम का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सेल्फ टॉक refers to our dash consisting of statement we say to ourselves either in our mind or out loud। सेल्फ टॉक एक क्या चीज़ है जिसमें हम अपने आप से बात करते हैं दिमाग के अंदर ही, या फिर थोड़ा बाहर अपने आप से ही बड़बड़ाते हैं, अपने आप को ही बोलते हैं कुछ, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ टॉक में क्या कहलाती है? इंटरनल थॉट्स, इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल सोल या फिर इंटरनल इमोशंस? तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इंटरनल थॉट्स। हम जो सोच रहे हैं वो हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, अपने ही सवालों का जवाब दे रहे हैं या अपने ही आप से बात कर रहे हैं मन ही मन, तो वो चीज़ें हैं क्या? वो चीज़ें हमारी थॉट्स कहलाती हैं। सो इंटरनल थॉट्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 9 पे, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक स्पोर्ट पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, किस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है एग्रेसिव बिहेवियर पे? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, टैक्टिकल एबिलिटी, गोल ओरिएंटेशन या फिर ऑल ऑफ दीज? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ों का असर आपके एग्रेसिव बिहेवियर पर पड़ता है। इन सबसे ही आपका एग्रेसिव बिहेवियर कहीं ना कहीं दिखता है। जैसे इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, कोई बात इमोशनली आपको हिट कर गई,
या टीम को हिट कर गई तो वो एकदम से गुस्से में आकर फिर उन्होंने क्या किया, या तो अपने गोल को पाने की कोशिश किया, कोई भी एक्ट किया उन्होंने। टैक्टिकल एबिलिटी, सामने वाले को किसी टैक्टिक से हराने के लिए भी हमने कुछ एग्रेसिव बिहेवियर अप्लाई किया। साथ ही साथ गोल सेटिंग, गोल ओरिएंटेशन भी, यानी हमें क्या अचीव करना है उसके हिसाब से भी हम अपना एक एक अग्रेसिव बिहेवियर तैयार करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, इनमें से कौन सा पर्सनालिटी का डायमेंशन नहीं है? फिजिकल, केमिकल, इंटेलेक्चुअल या फिर इमोशनल। तो बिल्कुल केमिकल जो है वो आपका कोई पर्सनालिटी नहीं शो करता है, बट फिजिकल जो आपका अपीयरेंस होता है वो भी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। इंटेलेक्चुअल यानी आपके सोचने का, आपके इंटेलिजेंस लेवल का क्या तरीका है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, और इमोशनली आप कैसे हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है। बट केमिकल कुछ नहीं होता, केमिकल पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 11 पे। विच ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग अबाउट बिग 5 थ्योरी, इनमें से कौन सा बिग 5 थ्योरी से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है? ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज इंट्रोवर्ट जो है वो आपकी बिग 5 थ्योरी का वर्ड नहीं है। बिग 5 थ्योरी में आपका जो एक वर्ड है वो होता है ओपन, OPEN, ठीक, सॉरी ओशियन होता है, ओपन नहीं होता है, ओशियन वर्ड होता है। उस ओशियन वर्ड के अकॉर्डिंग उसमें ई कहीं नहीं आता है। सो इसीलिए आपका जो एक ऑप्शन है इंट्रोवर्ट वो यहाँ पे सूट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू बिग 5 थ्योरी। तो ओपन, कॉन्शियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन, इसके अलावा आपका ए और एन से न्यूरोसिज्म है, और ए से आपका आई थिंक एग्रेशन लेवल या एग्रीबलनेस वगैरह आता है। तो वो चीज़ आपकी ओशियन कवर करती है जो कि बिग 5 थ्योरी का पार्ट होती है। ओपननेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीबलनेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इंट्रोवर्ट नहीं है उसका पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इमोशनली अनस्टेबल, एंजाइटी, सैडनेस, एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनालिटी डायमेंशंस। जो एक पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, एंजाइटी से घिरा हुआ है, दुखी है बहुत ज़्यादा, तो वो किस तरह की पर्सनालिटी को शो कर रहा है? सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होता है आपका, अच्छा यहाँ पे बी ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ बी लिखा होना चाहिए था। एक्स्ट्रोवर्जन कहते हैं, न्यूरोसिज्म कहते हैं, एग्रीबलनेस कहते हैं या ओपननेस कहते हैं। सो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूरोसिज्म की सिम्टम है, ये बी ऑप्शन सही होगा। न्यूरोसिज्म का मतलब ही होता है एक पर्सन जो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल है, तो न्यूरोसिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गोल सेटिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गोल सेटिंग के लिए सबसे सही है? स्पेसिफिक, अटेनेबल, मेजरेबल या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या अचीव करना है वो पता होना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा गोल रखें जिसको आप पा सकें, और मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि आप जब अचीव करें तो आपको पता रहे कि आपको क्या, किस हिसाब से क्वांटिटी या किस हिसाब से क्वालिटी क्या अचीव करना है, तो मेजरेबल होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इमोशन ऑक्यूपाइज वेरी हाई फ्लाइंग प्लेस इन योर एवरीडे लाइफ। आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें जो इमोशन एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न इसका दे रखा है, लाइफ विदाउट इमोशन इज़ डल एंड अनअपीलिंग। अगर लाइफ में इमोशंस नहीं होंगे तो लाइफ बहुत ही डल होगी, अनअपीलिंग होगी। सो यहाँ पे जो आपका सही है तो दोनों ही सही है। ऊपर हमने बताया इमोशंस जो है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिफाइन करता है, और नीचे हमने बताया कि ऐसा क्या है इमोशन में जो कि ज़रूरी है, तो या जिसके बिना क्या नहीं होगा। तो डल और अनअपीलिंग आपकी लाइफ रहेगी। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेल्फ टॉक इज डिफाइंड एज इनर थॉट्स consisting of a statement we say to ourselves either in our mind or out loud। सेल्फ टॉक आपके वो सारी इनर थॉट्स होती हैं जिनको आप मन ही मन कहते हैं अपने आप से, या फिर तेज़ आवाज़ में अपने आप से कहते हैं, उसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। रीज़न दे रखा है, सेल्फ टॉक मेक्स एन एथलीट डिफेंसिव एंड इंट्रोवर्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ गेम। जो आपका सेल्फ टॉक है वो एक एथलीट की डिफेंसिव यानी खुद को बचाने की
या सेव करने की एक टेक्निक होती है, और ये इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा इसको अप्लाई करते हैं, एक इंट्रोवर्ट सिचुएशन में इसको अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ पे असर्शन सही है बट रीज़न सही नहीं है, क्योंकि रीज़न आपका इंट्रोवर्ट ही अप्लाई करते हैं सेल्फ टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ ये कोई अपने आप को डिफेंड करने की टेक्निक नहीं होती है, यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट करने की एक तकनीक होती है सेल्फ टॉक। तो इसीलिए आपका जो रीज़न है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, बट हाँ असर्शन सही दे रखा है कि असर्शन का सेल्फ टॉक का मीनिंग बताया गया है। सो दैट इज़ वाई असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 16 पे। मेंटल इमेजरी इज द प्रोसेस इन विच प्लेयर बिकम मोटिवेटेड थ्रू। मेंटल इमेजरी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो मोटिवेट हो जाता है। किस तरीके से, किस चीज़ से मोटिवेट हो जाता है? प्राइजेस, सजेशंस, इंस्पिरेशंस या रिकॉल ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। सो योर करेक्ट आंसर विल बी रिकॉल ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। वो अपने पुराने विनिंग इंसिडेंट्स को सोचता है मेंटल इमेजरी में, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे वो कर क्या रहा है? अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को वापस से याद कर रहा है, रिकॉल करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट लेवल ऑफ एग्रेशन इज नीडेड इन स्पोर्ट्स। किस तरीके का लेवल ऑफ एग्रेशन चाहिए होता है एक स्पोर्ट्स में? पार्शियली, फुली, नो नीड या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज पार्शियली। जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है उसे थोड़ा पार्शियल एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा उसके अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो जीत ही नहीं पाएगा सामने वाले ओपोनेंट से। तो इसीलिए स्पोर्ट्स में पार्शियल एग्रेशन ज़रूरी है। फुली होगा तो फिर तो आप गेम फिर भी नहीं जीत पाएंगे, फिर तो कोई ना कोई क्राइम कर बैठेंगे अगर गुस्सा बहुत हावी हो गया। तो इसीलिए पार्शियली चाहिए होता है। रिक्वायरेबल तो है एग्रेशन, लेकिन नॉर्मल वे में, कि बस हम गेम जीत जाएं, इतना एग्रेशन रिक्वायरेबल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। असर्शन दे रखा है हमें, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हेरिडिटी का यानी कि हमारे जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी एक पर्सनालिटी को बनाने में। रीज़न दे रखा है, अलोन इन्वायरमेंट कैन नॉट टेक द क्रेडिट फॉर मोल्डिंग अ पर्सनालिटी। एक इन्वायरमेंट, आसपास का जो वातावरण है, वो एक पर्सन की पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बनाने में सहायक नहीं होता है। एज अ जेनेटिक सपोर्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो एक जेनेटिक परफॉर्मेंस है आपका, उसका भी कुछ ना कुछ इसमें रोल होता है। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। ऊपर बताया गया है कि हेरिडिटी पे हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, और नीचे ये कहा गया है कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता है, कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं, यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं। सो दैट इज वाई आंसर आपका क्या होगा? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 19 पे। डैश एग्रेशन इज कॉग्निटिव। इनमें से कौन सा एग्रेशन आपका कॉग्निटिव कहलाता है? सो इमोशनल, डायरेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल या फिर इनडायरेक्ट। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंटल जो है वो आपका कॉग्निटिव है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो जाता है आपका कि खुद पर कंट्रोल करके, अच्छे से सोच कर, प्लान्ड वे में आप अपना गुस्सा दिखाएं सामने वाले को। यानी कि अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो उस वक्त बिल्कुल उबल नहीं पड़े, आपने सोचा, कुछ प्लानिंग की, तब सामने वाले को उसके अकॉर्डिंग हराया आपने, यानी अपने आप को जिताने के लिए आपने अपने गुस्से को यूज़ किया। तो ये चीज़ क्या है? वहाँ पे आपने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी यूज़ की है, दिमाग लगाया है उसमें। तो इसीलिए कॉग्निटिव एग्रेशन कहा जाता है इसको, क्योंकि काफ़ी प्लान करके आप तब जाके सामने वाले से बदला लेते हैं अपने गुस्से को डिफेंड करने के लिए। सो इंस्ट्रूमेंटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 20 पे। कार्ल लुइस इज अ रीनोन लॉन्ग जंपर। कार्ल लुइस जो है वो रीनोन लॉन्ग जंपर है। Whenever he is going to jump in a competition, जब भी वो competition में जंप करते हैं, he asks the audience to clap their hands. वो अपने ऑडियंस से कहते हैं कि वो क्लैपिंग करें उनके लिए टिल द completion ऑफ इट। जब तक उनकी जंप कंप्लीट ना हो जाए तब तक जो उनके ऑडियंस हैं वो उनके लिए क्लैप करते रहें। तो यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इससे? वो अपने ऑडियंस से अगर क्लैप करने के लिए कह रहे हैं तो वो एक्चुअली ये क्यों कह रहे हैं? ही नीड्स मोटिवेशन, ही इज शोइंग ऑफ टैक्टिक्स या स्टाइल। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, एक तरीके का मोटिवेशन काम करता है उनको। जब भी वो जंप करते हैं तो ऑडियंस से उनको मोटिवेशन मिलता है ताकि उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। इसको वैसे ही ले लीजिए जैसे आप अगर रेसिंग वगैरह कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं और वो बहुत खुश हैं और वो
आपके लिए लगातार ताली वगैरह बजा रहे हैं, तो आपके अंदर अचानक से बिल्कुल मोटिवेशन आ जाता है और आप फिर और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे इस केस स्टडी में बताई गई है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ आज हमारे इस चैप्टर 9 की यानी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के 20 क्वेश्चंस खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट चैप्टर जो कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है उसके 20 MCQs डिस्कस करूंगी, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए ताकि वो वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाए। साथ ही साथ अगर आपकी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है आपको, तो आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में आपको हर टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं। आपको जिस टॉपिक पे कोई दिक्कत आ रही है वो टॉपिक आप वहाँ से सर्च करके उसको देख सकते हैं, तो आपकी क्वेरी पूरी हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि बोर्ड पेपर के लिए वो भी तैयार हो पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड हैव अ नाइस डे।